तो आइए शुभ समाचार की शुभ शुरुआत करेंगे मिशन जिंदगी के साथ। मानसून की एंट्री के बाद महाराष्ट्र, हैदराबाद और कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। लगातार बारिश से आम रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए हैं। इस बीच सैलाब के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सैलाब के बीच जब लोग फंस गए तो उन्होंने गांव के पास मौजूद आर्मी के जवानों से बचाने की गुहार लगाई। फिर एक टीम उनकी मदद करने के लिए पहुंची। रेस्क्यू की ऐसी ही तस्वीरें महाराष्ट्र सोलापुर से भी देखने को मिली, जहां पर रेलवे पुल के नीचे एक यात्री बस अचानक फंस गई। सैलाब ऐसा था कि हर तरफ केवल पानी ही पानी था और इस पानी के बीचों बीच जब यात्रियों की जिंदगी आफत में आई, वहां पर पुलिस की टीम पहुंची, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 14 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है और तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं कि किस कदर जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है। कई मिलीमीटर की बारिश देखने को मिली, जहां पर आवागमन में भी परेशानी हो रही है। कई जगह गाड़ियां डूब गईं, कई जगह लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और देवदूत बने जवान लगातार लोगों को बचा रहे हैं। और चलिए अब आपको सैलाब के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू दिखाते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भारी बारिश हुई और सैलाब में क्या सड़क क्या नाले सब एक हो गए और इस सैलाब के बीच कुछ लोग फंस भी गए। और जब सैलाब के बीच लोग फंसे थे तो उन्हें बचाने के लिए रस्सी के सहारे एक मानव श्रृंखला बनाई गई, क्योंकि डर है कि पानी के बहाव में बचाने वाले खुद ना बह जाएं। फिर बाढ़ में फंसे लोगों को एक एक कर किनारे लाया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस वाले भी शामिल हुए और पुलिस के जवानों ने खुद पानी में उतरकर बाढ़ में फंसे लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया, उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। आप देखिए किस तरह से रेस्क्यू मिशन लगातार जारी है, किस तरह पुलिस के जवान एक रस्सी की श्रृंखला से लोगों की जान बचाते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद लेकर चलते हैं। तस्वीरें देखिए, जहां लगातार मूसलाधार बारिश से कई गांव और कस्बों को जोड़ने वाले पुल जलमग्न हो चुके हैं। पुलों पर पानी बह रहा है। कुछ लोग पैदल तो कुछ लोग बाइक सवार वहां पर गुजर रहे थे और इस बीच जब पानी का बहाव ज्यादा हुआ तो लोगों ने बाइक को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाया और वहीं इस बीच एक बस भी सैलाब में गिरी हुई नजर आई, जिसमें देखिए कई यात्री सवार थे। तो देखिए पानी का बहाव जो है अचानक बढ़ गया और उसके बाद किस प्रकार से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, ये तस्वीरें बता रहे हैं। और चलिए अब आपको महाराष्ट्र के सोलापुर लेकर चलते हैं, जहां रेलवे पुल के नीचे पानी में एक बस फंस गई। बस में 27 यात्री सवार थे। पुलिस को बस फंसे होने की सूचना मिली तो पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। महाराष्ट्र के अब अहमदनगर जिले में भारी बारिश की वजह से एक गांव में भयंकर जल जमाव हो गया। तस्वीरें देखिए, वहां कमर तक पानी भर गया। लोग ने वहां पर मौजूद जवानों से राहत की गुहार लगाई। सेना के जवान वहां पर पहुंचे, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और ऑपरेशन मिशन जिंदगी की शुरुआत की गई और फिर एक एक करके तमाम लोगों को बाहर निकाला गया। पानी इतना ज़्यादा था कि वहाँ स्थिति डूबने जैसी बन गई थी, लेकिन सही समय पर जवान पहुँच गए और उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और महाराष्ट्र के बाद अब तस्वीरें हैदराबाद से। हैदराबाद की तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां प्री मॉनसून बारिश से शहर पानी पानी हो गया है। हर तरफ पानी भरा हुआ है। कहां जल भराव के बीच बाइक फंसी है वो नजर नहीं आ रही, तो कहीं कार सैलाब के बीच फंसी दिख रही है। तो प्री मॉनसून ने आफत ला दी है हैदराबाद में। अब देखिए सड़कें किस तरह से तर हो चुकी हैं और उम्मीद से ज्यादा बारिश इस वक्त वहां हो रही है। तो देखिए किस तरह से बाइक जो है वो पूरी पानी में डूबी नजर आ रही हैं और साथ ही साथ जो कार खड़ी हैं रोड किनारे वो भी पानी में डूबी नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें हैदराबाद से, जहां महाराष्ट्र में एक तरफ भारी बारिश हो रही है तो वहीं प्री मॉनसून ने हैदराबाद को भी तर कर दिया है। सड़कों में हर जगह जल भराव हो चुका है और आवाजाही में भी इस वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
और अब तस्वीरें देखिए जम्मू कश्मीर की हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कई क्षेत्रों में तेज हवा के साथ साथ ओले पड़े, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से झमाझम बरसात के साथ साथ आपको ओले भी नजर आएंगे। ये गार्डन देखिए, यहाँ पर ग्रीन ग्रास के साथ आपको ओले भी नजर आएंगे। सड़क की तस्वीरें देखिए किस प्रकार से ओलावृष्टि हुई और ऐसे में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो एक हफ्ते पहले केरल में मानसून के दस्तक देने के बाद अब ये पूरी रफ्तार से देश के बाकी हिस्सों की तरफ भी बढ़ रहा है। पश्चिम भारत में मानसून की जबरदस्त एंट्री के बाद अब बारी है पूर्वी भारत की। एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बन रहा है, जिससे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अगले 3 दिनों में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। समय से पहले मानसून ने केरल में दस्तक दी। रिकॉर्ड 24 घंटे में साउथ वेस्टर्न मानसून केरल से महाराष्ट्र पहुंचा और अब मानसून पूरी रफ्तार से पूरे देश में बारिश कराने बढ़ चला है। पश्चिम भारत में मानसून की जबरदस्त एंट्री के बाद अब बारी है पूर्वी भारत की। एक नया साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बन रहा है, जिससे ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अगले 3 दिनों में बारिश होने की संभावना है। मानसून का सिस्टम लगभग देश के 1/3 हिस्सों में आ चुका है, लेकिन आगे कई सारे इलाकों में मानसून फिर से दस्तक देने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। यहाँ पर मैं कुछ दिखाऊंगा आपको एनिमेशन के जरिए कि अभी जो पूरा मानसून था वो पश्चिमी इलाके में था, यानी ये महाराष्ट्र का इलाका है, मुंबई का इलाका है, जहाँ पर बारिश हो रही है। और यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र था जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश हो रही थी। यहाँ पर मानसून आ भी चुका है, लेकिन अब एक नया सिस्टम बन रहा है जो कि बन रहा है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो कि आगे बढ़ेगा और उड़ीसा के उत्तरी हिस्से में और बंगाल के दक्षिणी हिस्से में 29, 30 और 31 को ये कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ेगा और ये पूरब की तरफ से मानसून को आगे ले जाएगा। तो ये एक बड़ा सिस्टम है जो कि कम दबाव का क्षेत्र है, आगे बढ़ करके 29, 30 और 31 को एक डिप्रेशन की शक्ल ले सकता है। इस साल 24 मई को मानसून ने केरल में दस्तक दी, जबकि मानसून सामान्य तौर पर 1 जून को केरल पहुंचता है और फिर 24 मई को ही मानसून ने केरल से लेकर महाराष्ट्र की दूरी तय कर ली। इस साल कम बर्फबारी और बढ़ी नमी ने मानसून के जल्दी आने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। इसके अलावा मानसून एक्टिव मैडन जूलियन ऑक्सिलेशन यानी मोजो ने भी मानसून को रफ्तार दी है। मोजो हिंद महासागर में पैदा होता है। ये 4 से 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पूर्व की ओर यात्रा करता है। इसके अलावा मई में न तो एल नीनो और न ही ला नीनो प्रभावी है। ये स्थिति मानसून की रफ्तार को बढ़ा रही है। यही नहीं, न्यूट्रल इंडियन ओशन डायलॉग यानी IOD ने भी मानसून का काम आसान किया है। मानसून के जल्दी आने की एक और वजह सोमाली जेट बताई जा रही है। ये लो लेवल विंड स्ट्रीम है, यानी निचले स्तर की हवा जो मॉरिशस और मेडागास्कर से चलनी शुरू होती है। माना जा रहा है कि सोमाली जेट के तेज होने के पीछे भी ग्लोबल वार्मिंग यानी मानवीय कारण रहे हैं। कारण यही है कि जो इतना मानसून का अंग है, जैसे आप हीट लो बोलिए, जो पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर ज़्यादा गर्मी होता है, नहीं तो तिब्बत के ऊपर जो हाई प्रेशर डेवलप होता है वार्म हाई, नहीं तो आप जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट डेवलप होता है सदर्न इंडिया में त्रिवेंद्रम लैटिट्यूड के आसपास, नहीं तो मास्करेन जो आइलैंड्स है सदर्न हेमिस्फीयर जो एक्टिव होता है, ये सभी जो मानसून एडवांस के लिए अनुकूल होना चाहिए वो सभी टाइम से पहले भी अनुकूल है। प्रोसेस आप देखेंगे जैसे कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन वो अभी बहुत एक्टिव है और इंडियन रीजन में इसका प्रभाव में आपका कन्वेक्टिव एक्टिविटी क्लाउड मध्य बढ़ रहा है। और जैसे हमने पूर्वानुमान किए थे, इस बार मानसून अच्छा ही होगा और एबव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। और अभी शुरुआत में तो डेवलपमेंट अच्छा ही हुआ है और एक्सेस रेनफॉल हो रहा है जहाँ जहाँ मानसून
अग्रसर हो चुके हैं। इस वक्त देश में मानसून के कई सारे सिस्टम एक साथ एक्टिव हैं, जिससे मानसून पूरे देश को तेजी से कवर कर रहा है। प्रायद्वीप भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का सिस्टम एक्टिव है। ये मानसून जून से सितंबर तक के दौरान देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश लाता है। दूसरा लो प्रेशर यानी कम दबाव का सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना है और बंगाल और ओडिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफगानिस्तान के आसपास देखा जा रहा है, जो 29 मई से उत्तर पश्चिम भारत में फिर से अपना असर दिखाएगा। आप क्लाउड्स देख रहे हैं, जो शेयर जोन देख रहे हैं, तो ये सारा पैटर्न जहाँ जहाँ रेड अलर्ट दिया हुआ है उसका हमारा यही मीनिंग है कि वहाँ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहने का अनुमान है। अगर मैं स्टेट वाइज बात करूँ तो केरला के लिए हमारा अनुमान है आने वाले 3 से 4 दिन एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहेगा। तमिलनाडु में स्पेसिफिकली घाट एरिया नीलगिरी में आज भी एक्सट्रीमली हैवी रह सकता है। केरला में पहले एक्सट्रीमली चल ही रहा है ऑलरेडी। कोस्टल कर्नाटका में 2 दिन रह सकता है। इसके अलावा कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए भी आज के लिए एक्सट्रीमली हैवी है। इसके बाद रेनफॉल इंटेंसिटी कम हो जाएगी थोड़ी, लेकिन फिर भी ये एक्टिव फेज में ही रहेगा। हैवी, वेरी हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा। ब्रेक फेज भी आने वाला है? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा जो आप लो प्रेशर की बात करें नॉर्थ वेस्ट वे में, उसका प्रभाव उड़ीसा के लिए रहेगा। उड़ीसा में 3 दिन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल रह सकता है, जिसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया। अनुमान है कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली और उसके आसपास 29 मई से 30 मई को तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। साथ ही हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है, जिससे दिल्ली वालों को गर्मी और उमस से राहत मिल सकेगी। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारत में मानसून ने इस साल असामान्य रफ्तार दिखाई है। जहां पर आमतौर पर 1 जून को केरल में मानसून की एंट्री होती है, इस बार ये 8 दिन पहले यानी 24 मई को ही पहुंच गया। ये नहीं, अगर हम देखें महाराष्ट्र में 35 साल बाद पहली बार इतनी जल्दी मानसून ने दस्तक दी है। मानसून अब तक केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है। तो देश में मानसून की रफ्तार भले ही तेज हो, लेकिन दूसरे राज्यों में इसके पहुंचने में समय लगेगा। चलिए आपको देश के अलग अलग राज्यों में मानसून आने की संभावित तारीख दिखाते हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर में अगर हम देखें तो 27 से 29 जून को इसको माना जा सकता है, और उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 जून। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 से 30 जून तक मानसून आने के अनुमान है और उत्तराखंड में 25 से 30 जून, हरियाणा में 29 जून, 2 जुलाई। तो वहीं पंजाब में 29 जून से 2 जुलाई के बीच में मानसून के आने के अनुमान जताए जा रहे हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो 25 जून से 5 जुलाई के बीच में मानसून यहां दस्तक दे सकता है। बिल्कुल, देखिए बिहार में अगर हम बात करें गीतिका तो 16 से 18 जून, और झारखंड की अगर हम बात करें तो 16 से 18 जून। तो वहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें वैभव, तो 15 से 20 जून तक यहाँ मानसून आ सकता है, और छत्तीसगढ़ में भी 15 से 20 जून के बीच में मानसून यहाँ एंट्री ले सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात करी जाए तो 25 जून के बाद, जबकि जम्मू कश्मीर में 25 जून के बाद मानसून अपनी दस्तक देगा। तो दिलचस्प ये है कि मानसून की सुपर स्पीड आईपीएल के रोमांच पर भारी पड़ सकती है। मौसम विभाग की माने तो 29 और 30 मई को मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मुकाबलों पर बारिश का साया बना हुआ है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 मई को चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में बारिश और तेज हवा चलने के अनुमान है। लिहाजा मानसून की सुपर स्पीड रोमांच की बारिश में खलल डाल सकती है। लिहाजा पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की तैयारी ग्राउंड पर तैयारी के साथ आसमान पर भी टिकी रहेगी। लेकिन क्रिकेट फैंस के लिए रोमांच का महाउत्सव शुरू हो गया है, क्योंकि आईपीएल फाइनल की रेस अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। तो बात चारधाम यात्रा की करेंगे। अब चारों धाम में एक दिन में दर्शन करने वालों का आंकड़ा करीब 70,000 तक पहुंच चुका है। इस साल अब तक 15.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम की यात्रा कर चुके हैं। आज चारधाम यात्रा का 29वां दिन है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का उत्साह जोरों पर है।
देश के कोने कोने से श्रद्धालु चारों धाम की यात्रा के लिए आ रहे हैं। दर्शनार्थियों में विदेशी पर्यटक भी शामिल है। अनुमान के मुताबिक चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार 27 मई की बात करें तो कुल 69,761 श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा की। 30 अप्रैल से शुरू हुई चार धाम यात्रा में अब तक 15,69,000 से ज्यादा तीर्थयात्री शामिल हो चुके हैं। मंगलवार 27 मई को यमुनोत्री धाम में 13,704 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुले थे। तब से लेकर अब तक 2,79,000 से ज्यादा श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम की बात करें तो 27 मई को 12,147 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए। 30 अप्रैल को कपाट खुलने से लेकर अब तक 2,65,000 से ज्यादा श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं। चारों धाम में केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इस साल बाबा केदार के धाम में अब तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। मंगलवार 27 मई को 23,868 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खोले गए थे। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। तब से लेकर अब तक 4,16,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। मंगलवार 27 मई को 18,572 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। उत्तराखंड का 5वां धाम हेमकुंड साहिब भी तीर्थयात्रियों से गुलजार है। दर्शनार्थियों के लिए 25 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए। तब से लेकर अब तक 7,690 से ज्यादा श्रद्धालु हेमकुंड की यात्रा कर चुके हैं। 27 मई को 1,470 श्रद्धालुओं ने श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। सभी धामों के यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की चिकित्सा सहायता और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। कठिन रास्तों और तमाम चुनौतियों के बावजूद यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। आने वाले दिनों में पांचों धाम में आने वाले यात्रियों की संख्या में और बढ़ोतरी का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अपनी मुराद पूरी होने पर भक्त शिरडी के साईं बाबा के चरणों में करोड़ों रुपए के आभूषण चढ़ाते आए हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जो पिछले कुछ सालों से हर साल हजारों किलो आम साईं बाबा को अर्पित करते हैं। इस बार महाराष्ट्र के इस भक्त ने साईं बाबा मंदिर को 3,500 किलो केसर आम का चढ़ावा चढ़ाया है। आम की मिठास से महक रहा है शिरडी का साईं दरबार। भक्तों को प्रसाद में मिल रहा मीठे मीठे आमों का रस। साईं बाबा मंदिर के प्रसादालय में यूं तो भक्तों को रोजाना प्रसाद में खाने के साथ कुछ न कुछ मीठा दिया जाता है। कभी बर्फी, कभी लड्डू तो कभी शीरा। लेकिन इन दिनों प्रसादालय में भक्तों को आमरस का प्रसाद दिया जा रहा है, वो भी इतना स्वादिष्ट कि भक्त आमरस का स्वाद भुलाए नहीं भूल पा रहे। 6 साल से शिरडी में आ रहे हैं, साईं बाबा के दर्शन करने आते हैं और हमेशा लंगर खा के जाते हैं, भंडारा खाते हैं। पहली बार हमें आमरस मिला है और इतना स्वादिष्ट है, ये हम अपने घर पे भी नहीं खा पाते, इतना स्वादिष्ट है। बाबा का इतना प्रसाद इतना मस्त है। ये हम यहाँ पे शिरडी में पहली बार दर्शन करने आए और हमें यहाँ पे आके भोजन प्राप्त हुआ। यहाँ का भोजन बहुत अच्छा है और ये आमरस बहुत स्वादिष्ट है। आज हमें 6 सालों में पहली बार यहाँ पर आमरस मिला है। पता चलता है कि किसी भक्त ने बाबा को बहुत सारे हम बाबा के चरणों में दिए हैं, जिससे हमें आज आमरस खाने को मिला और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद है। यूं तो अपनी मनोकामना पूरी होने पर भक्त शिरडी के साईं मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। सोने, चांदी, हीरे के कीमती आभूषण कैश से बाबा की झोली भरते रहे हैं। लेकिन साईं बाबा के एक ऐसे भी भक्त हैं जो पिछले 6 सालों से हर साल अपने बागान से हजारों किलो केसर आम अर्पित कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिरूर के किसान रविंद्र करगल ने इस साल भी साईं बाबा को 3500 किलो केसर आम का चढ़ावा चढ़ाया है, जिसे ट्रस्ट ने मशीन के जरिए आमरस बनवाकर श्रद्धालुओं में वितरित किया।
बाबा के दर्शन के बाद भक्त जो है बाबा के झोली में भर भर के दान देते हैं। यहाँ प्रसादालय में भी जो है भक्त जो है वो सब्जियां है, गेहूं है, अलग अलग प्रकार का दान इधर भी मिलता है। तो कल करगल बंधु करके शिरोर नारायण बाग के बाबा के भक्त है, वो पिछले 6 साल से यहाँ केसर के आंबे जो है वो आम जो है वो भेंट देते हैं। कल उन्होंने लगभग 3500 केजी आम केसर आम जो है वो प्रसादालय में दिया है। उसका आम का रस जो है वो आज सुबह से जो है वो भक्तों को जो है वो प्रसाद के तौर पर जो है वो दिया जा रहा है। साल 2020 में रविंद्र करगल ने 5000 किलो आम दान किए थे। उस समय साईं भक्तों को 6 दिनों के लिए प्रसाद दिया गया था। 2021 में 2500 किलो आम दान किए गए थे। उस समय भक्तों को 3 दिनों के लिए प्रसाद दिया गया था। 2022 में 5000 किलो आम दिए गए। उस समय भक्तों को 3 दिनों के लिए प्रसाद दिया गया था। 2023 में 2527 किलो आम दान दिए गए। उस समय भक्तों को 2 दिन तक प्रसाद दिया गया। इसी तरह 2024 में रविंद्र करगल ने 3250 किलो आम दान किए। और अब साईं बाबा के भक्त करगल परिवार ने 3500 किलो आम दान किए हैं। इस बार 2 दिनों तक भक्तों को प्रसादालय में आमरस का प्रसाद दिया जा रहा है, जिसे पाकर साईं बाबा के भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का एक आम का पेड़ इस समय चर्चा में है। इसकी वजह है कि इस पर 121 किस्म के आम आते हैं। आखिर ये कमाल कैसे हुआ और ऐसा करने के पीछे मकसद क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आम की वैरायटी तो आपने काफी देखी होगी, उनका स्वाद भी चखा होगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आम के एक ही पेड़ पर 20-30 किस्म के नहीं बल्कि 121 किस्म के आम उगते हों। यूपी के सहारनपुर में कंपनी बाग के औद्यानिक प्रशिक्षण केंद्र ने ये कमाल कर दिखाया है। यही वो आम का पेड़ है जिस पर 121 किस्म के आम लगते हैं। ये पेड़ 20 साल पुराना है। आम का ये पेड़ लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है और दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। इसलिए इस पेड़ तक जाने के लिए खास सड़क भी बनाई गई है। ये वही पेड़ है जिसमें आम के 121 वैरायटी लगी हैं, कलम बांधी गई है। इसमें जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसमें राम केला जैसे प्रजाति एक लगी है, आम की रंगीन प्रजाति में पूसा प्रतिभा लगी है, और इस तरफ आप देख रहे हैं लंगड़ा दशहरी चौसा बांधा गया है जैसी मुख्य वैरायटी है। और CISS लखनऊ की कुछ वैरायटी हैं वो भी बांधी गई हैं इसमें। तो इस तरह ये पेड़ 121 वैरायटी को पूरा करता है। एक पेड़ से 121 किस्म के आम की पैदावार चमत्कारी बागवानी के प्रयोग का नतीजा है। ये अनूठा प्रयास करीब 10 साल पहले शुरू किया गया था। आम के इस पेड़ की देखरेख के लिए विशेष नर्सरी इंचार्ज भी नियुक्त किए गए थे, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों ने सन 2016 के आसपास आम की 121 प्रजातियों की कलम बांधी थी। इससे न केवल हमारे किसान भाइयों को आय बढ़ेगी बल्कि इससे जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा। इस पेड़ पर लगने वाले आम के 121 किस्मों में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, रामकेला, आम्रपाली, लखनऊ सफेदा, टॉमी एटकिंग्स, पूसा सूर्या, रटौल, सहारनपुर अरुण, सहारनपुर वरुण, सहारनपुर सौरभ, सहारनपुर गौरव और सहारनपुर राजीव शामिल हैं। इसमें मुख्य तौर पे जो रंगीन प्रजाति हैं उन पर फोकस किया गया था, जैसे कि पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठा, पूसा लालिमा। ये सब आम की बौनी किस्म की प्रजातियां हैं जो कम क्षेत्रफल में पास कम दूरी पे लगाई जाती हैं और इनकी जो कि मार्केट वैल्यू भी अच्छी होती है। और साथ ही इसमें कुछ लोकल वैरायटी जैसे पत्थर है वो भी लगाई गई हैं, जिससे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जानकारी मिले और वो नई प्रजातियां अपनाएं। इस तरह का प्रयोग किसानों की आमदनी को बढ़ाने और नई किस्मों के प्रचार प्रसार का जरिया बन रहा है। इस मॉडल को किसान अपने किचन गार्डन या फार्म हाउस पर अपनाकर आम की कई किस्मों की पैदावार एक ही पेड़ से ले सकते हैं। सहारनपुर से राहुल कुमार, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात एक ऐसे दुर्लभ पेड़ की जिसका नाता मुगलों के जमाने से बताया जाता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सुभाष चंद्र बोस उद्यान में लगा ये पेड़ 300 साल पुराना बताया जाता है। ये भारत में अपनी तरह का इकलौता पेड़ है। भारत के अलावा ऐसी कुदरती धरोहर सिर्फ जापान के ओकायामा यूनिवर्सिटी में मौजूद है। आठ पिलर के सहारे शान से खड़ा ये पेड़ दिखने में जितना आकर्षक है, इसकी विरासत उतनी ही पुरानी और ऐतिहासिक है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सुभाष चंद्र बोस उद्यान में लगे इस ब्रांच साइकस पेड़ का ताल्लुक मुगलों के जमाने से है और पिछले 300 सालों से इसने अपनी जड़ें मजबूती से जमाई हुई हैं। ताड़ की तरह दिखने वाला भारत में अपनी तरह का ये इकलौता पेड़ है, लेकिन ताड़ से अलग इस मायने में भी है कि ताड़ की शाखाएं नहीं होती, जबकि शाखाएं इस पेड़ की खास पहचान है। इन शाखाओं को सहारा देने के लिए 8 मजबूत पिलर लगाए गए हैं। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसे सुरक्षित रखने के लिए इसके पिलर भी बढ़ाए जा रहे हैं। ब्रांच साइकस एक दुर्लभ प्रजाति का पेड़ है और पूरी दुनिया में केवल 2 स्थानों पर पाया जाता है, एक जापान की ओकियामा यूनिवर्सिटी में और दूसरा सहारनपुर के इस उद्यान में। ब्रांच साइकस की उम्र का अनुमान पेड़ पर बने रिंग से लगाया जा सकता है। एक साल में एक रिंग तैयार हो जाती है। अभी इस पेड़ पर करीब 300 रिंग मौजूद हैं, जिससे इसकी आयु 300 वर्ष मानी जाती है। ये पेड़ सहारनपुर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का एक अमूल्य हिस्सा है। सुभाष चंद्र बोस उद्यान में इस पेड़ की देखभाल किसी बुजुर्ग की तरह की जाती है। दूर दूर से लोग ब्रांच साइकस पेड़ को देखने आते हैं और इसके साथ फोटो और सेल्फी लेकर इस ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा बनते हैं। सहारनपुर से अनिल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब कहानी बिहार के उस गांव की जहां पर घर घर में एक जवान है। गंगा किनारे बसे कटिहार के मिर्जापुर गांव की आबादी करीब 30,000 है। इस गांव के 300 से ज्यादा युवक इस समय भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं। सेना में भर्ती होने का जज्बा यहां के युवाओं में देखते ही बनता है। जब भी देश की सेना के गौरव गाथा की बात होगी, बिहार के इस गांव का जरूर जिक्र होगा। यह कटिहार जिले के मनिहारी अनुमंडल का बघार पंचायत और पंचायत के अंतर्गत आने वाला मिर्जापुर गांव। मिर्जापुर ऐसा गांव है जिसमें हर घर से कम एक लोग सेना में हैं और अपने वतन की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं। 30,000 की आबादी वाले इस गाँव में 300 से ज्यादा लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं। यहाँ जो है यह शहीदों की भूमि है। जो हमारे गांव के 2 जवान शहीद हो चुके कारगिल युद्ध में, और यहाँ 25,000 जो है आबादी है, 25 से 30,000 आबादी है। अभी यहाँ लगभग 300 सेना जो है कार्यरत है वर्तमान में, जो देश के सेवा में कार्य कर रहे हैं। गांव में ज्यादातर परिवार खेती और श्रमिक हैं। गांव में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, लेकिन पंचायत में 2 स्कूल है। पंचायत और गांव के बच्चे इसी स्कूल में पढ़कर आगे की पढ़ाई करने के लिए मनिहारी या जिला मुख्यालय कटिहार जाते हैं। इस गांव के युवकों में सेना में भर्ती होने का चलन करीब 6 दशक से चला आ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का दिया हुआ नारा जय जवान जय किसान आज भी गूंज रहा है। हमारे पिताजी के उम्र से ही सेना में जाने के लिए लोग तैयार है। अभी मतलब कि सेना में यहाँ 350 प्लस है, 350 प्लस लोग सेना में हैं। और जो भी अभी युवा हैं, सब लोग सोचते हैं कि अगर हमें मौका, मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं वर्तमान में, अगर हमें पाकिस्तान के लिए या चीन के लिए पूरे गांव बसा दे तो 10 मिनट काफी है, 20 मिनट नहीं, 10 मिनट काफी है इस गांव के लिए। गांव में हर नौजवान का लक्ष्य पढ़ लिख कर सेना में भर्ती होना है। यही वजह है कि पढ़ाई के साथ साथ युवा सेना में भर्ती होने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग भी लेते हैं। यहाँ का एक बच्चा में जुनून है कि हम सेना में भर्ती होंगे तो सेना में भर्ती होंगे। करगिल युद्ध में इस गांव के 2 लाल शहीद हुए। ऑपरेशन सिंदूर की भी यहाँ हर घर में चर्चा है। गांव के नौजवान सेना में भर्ती होकर दुश्मन को सबक सिखाना चाहते हैं। इनका जोश हाई है और सेना में भर्ती होने के लिए ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
कटिहार से विपुल राहुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।